हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसडी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में वेरियस कंपटीशंस में पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशंस करेंगे। जैसे कि 2007 में आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब यहाँ पे आपके डाइपोल मोमेंट का आर्डर में बताना था। तो चलिए, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण हमें जनरेट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जबकि यहाँ पे हमारा एल्कीन ग्रुप है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द कंपेरिजन ऑफ कार्बन। सो दीज टू फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट दैन कंपेरिजन ऑफ थर्ड। बट इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे आप सेकंड की केस में अगर देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे -I का जो डायरेक्शंस है वो इस डायरेक्शन में है। अब रेजोनेंस की देखेंगे तो रेजोनेंस भी इसकी जो अंदर पोलरिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में, मीन रेजोनेंस का भी डायरेक्शन यही है, -I का डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। जबकि इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है और रेजोनेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए इस केस में सेकंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड का मूवमेंट दिखा रहा है वो एल्डिहाइड की तरफ दिखा रहा है रेजोनेंस के द्वारा। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पोलैरिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है जो कि सपोर्ट कर रहा है रेजोनेंस, और इंडक्टिव इफेक्ट की भी डायरेक्शन इससे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, जबकि इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसलिए सेकंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। मतलब μ2 हैव अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट दैन μ1 एंड दीज टू हैव अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट दैन μ3। तो करेक्ट ऑप्शन इज μ2 μ1 एंड μ3। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट है। 2008 की बात करेंगे जो आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछा था, द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। आपके 3 X, Y और Z दिए हैं, इनके बीच आपको रिलेशनशिप बताना था कि क्या करेक्ट रिलेशनशिप है। ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। X एंड Y आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। X और Y रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। हाँ यस, X और Y इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस केस में डबल बॉन्ड इस तरीके मूव किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे इन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड Z इज अ टॉटोमेरिज्म। Z इज अ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। यस, X एंड Y आर द रेजोनेंस, और यहाँ से प्रोटॉन्स इस कार्बन से मूव करके ऑक्सीजन के पास गया, तो Z इज अ टॉटोमेरिज्म। तो करेक्ट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। X and Y are the resonating structure because in this structure only movement of electron from the one oxygen to another oxygens, and in the case of Z proton is moved from the carbon to the oxygen. तो X and Y are the resonating structure and Z are the tautomerism। सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो X एंड Y आर द टॉटोमेरिज्म। नो, यहाँ पे आपके केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। X, Y एंड Z आर ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कार्बन से मूव करके ऑक्सीजन के पास गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज आर इज। तो यहाँ पे एक से अधिक क्वेश्चन का आंसर सही था। पहले पार्ट में देखते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर, इनके बीच रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया था पहला था ए एंड फर्स्ट एंड द सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन्स जो है मूव कर गया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम शुड बी आइडेंटिकल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है। हाइड्रोजन का मूवमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हुआ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। तो जहाँ जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसी तरीके थर्ड और सेकंड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके एटम्स आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड की बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड आर द डाइस्टीरियोमर्स। यस, चलिए ये यहाँ पे रिजिड है और एल्किन के जैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीम जिसे कहते हैं हम लोग, ऑक्सीम आल्सो शो द
also show that geometrical isomerism and all geometrical isomerism molecules are the generally diastereomeric in nature. तो ये डाइस्टेरियोमर्स हैं, जैसे सिस और ट्रांस एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, वैसे ये भी डाइस्टेरियोमर्स है। ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये आपका ई हो गया, ये आपका ये जेड हो गया, ये ई है और ये आपका जेड है, तो इसलिए ये एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर थे। सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी डिस्कस द ऑप्शन नंबर डी। थर्ड इज अ टाटोमेरिज्म ऑफ फर्स्ट। यस, यहाँ पे प्रोटॉन का मूव किया है, तो थर्ड एंड द फर्स्ट आर द टाटोमेरिज्म, तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है सी और डी दोनों करेक्ट इसके ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जैम में। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड, 3 स्ट्रक्चर दिए गए थे आपके, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड्स आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर during the in case of the first, second, third, in the case of the third there have a 2 hydrogen in that carbon, so these are a not resonating structure, तो ये आपका incorrect हो गया, first is a incorrect। now we discuss the next option। in the next case में हम discuss करेंगे first and second are the resonance structure, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर ये बॉन्ड आपका ब्रेक किया होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ से आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। वेयर इज द थर्ड इज एन आइसोमर्स एंड आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, दीज आर आइसोमर्स, टाटोमेरिज्म इज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। यस, दीज आर आइसोमेरिज्म, ये आपके आइसोमेरिज्म है क्योंकि यहाँ पे एटम का जो पोजीशन है, नेम, इसका नेमिंग भी चेंज हो गया है, इन सभी मॉलिक्यूल्स का नेम अलग अलग है, जबकि यहाँ पे कनेक्टिविटी भी डिफरेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर तो जो पूछा गया 2010 में जो क्वेश्चन आया था, बेंजीन एंड दीवार बेंजीन आर, तो यहाँ पे हम बेंजीन की बात करते हैं और इनके बीच क्या रिलेशंस है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म है कि कन्फॉर्मल आइसोमेरिज्म है। तो जल्दी यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो कैनोनिकल मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो कैनोनिकल ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं क्योंकि इसका नेम जो है वो बेंजीन है, जबकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अलग अलग है, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 220 हेक्स 1,2,3 डाइइन। तो इनकी कनेक्टिविटी अलग होने के कारण ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम सभी टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म नहीं क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हुआ, कन्फॉर्मल आइसोमेरिज्म भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होगा तो वहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। बेंजीन एंड दीवार बेंजीन आर द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2020 में आईआईटी जैम में जो पूछा गया था, सॉरी ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था, तो आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी जैम्स में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आया था रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट पे, वो हमने डील कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आईआईटी मेन में जो क्वेश्चन आया है, कंपेरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जल्दी इस कार्बोकेटाइन्स में यहाँ पे डिलोकलाइजेशन, ऑक्सीजन का लोन पर इसके साथ डिलोकलाइज करके यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सो दीज कार्बोकेटाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज इन दिस केस ओनली प्लस आई इफेक्ट रोल, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो एक्ट। तो यहाँ पे प्लस आई है, प्लस एच भी है, जबकि यहाँ पे प्लस आई है, प्लस एच है, प्लस आर भी है, यहाँ पे तीनों है, रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों पैरामीटर सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे केवल 2 पैरामीटर्स है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आपके इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन तो है
प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट OH बिहेव लाइक माइनस आई ग्रुप, तो इस कारण ये सबसे अनस्टेबल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड में OH ग्रुप बिहेव लाइक माइनस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, सो इट एक्ट लाइक माइनस आई इफेक्ट। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया था। द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड के केस में हम जब रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, और हम पढ़ चुके हैं जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में जाके आप वीडियो को देख लेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या मेजरमेंट करता है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड। तो रेजोनेंस एनर्जी के केस में हम निकालते कैसे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ इस केस में हमें दोनों के बीच डिफरेंट, तो रिलेटिव होता है ये, एक रेजोनेंस हाइब्रिड के और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्टेबल स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो एब्सोल्यूट नहीं होता है, दीज आर अ रिलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, LT ग्रेड 2018 में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस। कुछ स्टेटमेंट दिया गया था रेजोनेंस के केस में आपसे। पहला स्टेटमेंट क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। दूसरा दिया था ऑप्शन, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस लाइज इन द सेम प्लेन। यस, रेजोनेंस के लिए ये भी कंडीशन था कि मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट्स करता है वह प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल दैन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। नहीं, ये रॉन्ग है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो उसमें कई ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड द सेकेंड आर करेक्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। थर्ड जो हो गया आपका इनकरेक्ट होगा। TGT 2004 में भी क्वेश्चन आया था रेजोनेंस पे, वो क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द रेजोनेंस। तो बेंजीन शो द रेजोनेंस बिकॉज इट हैव द कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई टू पाई। एनालीन में भी आपका पाई टू पाई भी होगा, एन टू पाई ट्रांजिशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट्स करेगा। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। एथिल एमीन की बात करेंगे तो C2H5 NH2, यहाँ पे रेजोनेंस का जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करा कि रेजोनेंस के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर हो या रेडिकल्स, या इम्पटी p ऑर्बिटल्स या d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इतने कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो वहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। एथिल एमीन्स में यह कंडीशन नहीं है, लोन पेयर तो है, बस उसके बगल में कोई कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एथिल एमीन डज नॉट शो द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन GIC 2003 में जो क्वेश्चन आया था इससे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, बस मॉलिक्यूल्स को चेंज किया था। तो NO2 के केस में रेजोनेंस बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कहेंगे तो फर्दर ये डिलोकलाइज होगा, NO2 यहाँ से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। साइनाइड भी ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज थे, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एथिल एमीन यहाँ पे भी था, यहाँ भी एथिल एमीन है, विच डज नॉट शो phenomena of resonance because there have no conjugated electrons are present. Benzene show the phenomena of resonance. तो correct option is C. नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था GIC में ही, विच कंपाउंड हैज़ अ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो जो ये नाइट्रोजन एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
किस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चलिए कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है, जिसे कहते हैं, हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में, एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज बेसिसिटी डिक्रीजेज, बेसिसिटी इसकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो चलिए जितनी ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना अधिक नाइट्रोजन बेसिक इन नेचर होगा। अब हम बस चेक करना है कौन सा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता लोन पेयर। देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है। स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में लोन पेयर टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, सो दीज आर द लेस बेसिक। यहाँ सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन के लिए लोन पेयर के बाद सिंगल फिर डबल होना चाहिए, तो ये लोकलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, जबकि ये लोन पेयर जो था वो डीलोकलाइज्ड था। तो डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लेस बेसिक इन नेचर दैन द लोकलाइज्ड, तो मोर बेसिक होगा, मतलब इसके पास नाइट्रोजन के पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। जबकि यहाँ पे लोन पेयर 2 कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया तो सबसे कम थर्ड में होगा। तो ऑर्डर की अगर बात करता तो थर्ड इज़ द लिस्ट बेसिक, फिर आपका फर्स्ट, देन द second is the most basic in nature, या it have a greatest electron density। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर नेट में पूछा गया, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक, इनमें आपकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हम पहले केस की बात करेंगे तो पायराल है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है it take part in the 6 pi electron system, so these lone pair are the delocalized, ये आपके delocalized है। दूसरे केस की बात करेंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, एक नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ भी लोन पेयर, लेकिन हमने आपको बताया था रेजोनेंस में अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों हैं किसी एटम के पास तो उनमें से केवल एक पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेट में, और जनरली हम लोग डबल बॉन्ड को ही पार्टिसिपेट करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। डबल बॉन्ड तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड हो गया। तो जनरली दीज नाइट्रोजन आर द मोर बेसिक इन कंपेरिजन ऑफ पायरॉल नाइट्रोजन। अब इस केस में, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इस कॉन्जुगेशंस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर लोकलाइज्ड है और साथ साथ कॉन्जुगेशन के बाद इस पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस थर्ड स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है वो मोर बेसिक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो थर्ड इज द मोर बेसिक, फिर उसके बाद बी होगा, फिर सबसे कम बेसिक जो होगा ए होगा। तो ऑर्डर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज इज आल्सो क्रिएटेड ऑन द नाइट्रोजन एटम। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड भी है, रेजोनेंस भी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है, इस कारण जो होता है सी इज़ मोर बेसिक। तो सी इज़ मोर बेसिक, तो ऑप्शन देखते हैं सी इज़ मोर बेसिक, फिर बी, फिर ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो 2017 में क्वेश्चंस जो आया था इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 2019 की बात करते हैं, दिसंबर 2019 में भी रेजोनेंस पे क्वेश्चन आया था। वो क्या पूछा था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, जो आपके एनायन दिया इनका करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो जल्दी हम इन चारों स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इन दो स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड किया रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। जबकि इनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी किस पे है, कार्बन। तो कार्बन ईजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो इसलिए कार्बन बी और ए आर द मोर बेसिक देन द कंपेरिजन ऑफ सी एंड डी। नाउ डिस्कस द बी और ए में कौन ज़्यादा होगा। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इसमें NO2 ग्रुप है, जबकि इसमें CN ग्रुप है। तो साइनाइट और NO2 की बात करेंगे तो इसमें NO2 का स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट होता है देन कंपेरिजन ऑफ CN के तुलना में। तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो हो जाएगा बी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा, फिर ए आएगा on the basis of minus I effect. Since NO2 is a greater minus I effect than the CN, so electron density at A compound decreases in comparison of B. But in the case of the C and D,
negative charge present on the more electronegative atoms such as the oxygen, where in this case the negative charge present on the carbon. So C and D are the least basic than comparison of A and B. Now C and D में डिस्कस करेंगे तो C में हमारे 3 माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये लिस्ट बेसिक होगा, जबकि इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो फिर आएगा आपका D और फिर C आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा BADC, BADC। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट, BAD और C। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो D था। नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था जून 2014 में नेट में क्वेश्चन आया था। इसमें दिया था कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर X एंड Y। दो स्ट्रक्चर बना के दिया था X और Y, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे Cn है, जबकि यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव किया, Cn को हम इस तरीके दिखा सकते हैं। यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट किया तो प्रोटॉन का मूवमेंट हो गया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर टाटोमेरिज्म हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रहा है X एंड Y आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एटम भी दिख रहा है। X and Y are the tautomerium. Yes, these are correct. X and Y are the tautomerium. Y is the more basic than the X. Y के केस में हम बात करेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे नाइट्रोजन का तो कितना है sp2, जबकि X वाले के केस में कहेंगे तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp। तो हम लोग जानते हैं एज द परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इंक्रीजेज बेसिसिटी डिक्रीजेज, या एबिलिटी ऑफ टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो इस केस में यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कम होगी, जबकि Y में नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेटमेंट C इज़ आल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द अबव इज आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है वो B और C है। तो B एंड C आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में, जो AIEEE 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर बेस। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? तो वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है। जैसे इसके पहले वाले हमने क्वेश्चंस में देखा, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दीज कैन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, सो एनिलीन आर द लेस बेसिक। यहाँ पे आपके रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, फिर भी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये दीज आर लेस बेसिक देन कंपेरिजन ऑफ नेक्स्ट ऑप्शन, बट दीज आर मोर बेसिक इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट से तो ज़्यादा है। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। हाँ, इस केस में अगर हम डी वाले केस में बात करेंगे तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन, सो दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ लोकलाइज्ड, और लोकलाइज्ड है, सो दीज आर इजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मीन दीज आर ए स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। IIT मेन 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट बैरियर टू रोटेट अबाउट इंडिकेटेड बॉन्ड। तो जो यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन दिखाना चाहिए था, इंडिकेट करना चाहिए था, तो यहाँ पे इस तरीके इंडिकेट किया गया है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका लोवेस्ट बैरियर, जो आसानी से रोटेट हो जाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रोटेशंस पॉसिबल है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, रिंग स्ट्रक्चर या डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जनरली हमारा डबल बॉन्ड में सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे हमारा रोटेशन आसानी से नहीं होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रेजोनेंस के कारण पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, सो देयर हैव आल्सो नो इजीली रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द कार्बन। यस, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड में आसानी से रोटेशंस पॉसिबल होता है, केवल रिस्ट्रिक्शन होता है तो डबल बॉन्ड और रिंग में। यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने के कारण, स्टेरिकली रिपल्सन के कारण यहाँ भी रोटेशंस आसानी से नहीं होगा, जबकि सी ऑप्शन में आसानी से रोटेशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर को बताने के लिए आप चार कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। पहला,
अनचार्ज स्पीसीज आर द मोर स्टेबल दैन द चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज स्पीसीज दिया हुआ है। दूसरा अप्लाई करेंगे आप लोग ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा कहेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। थर्ड देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बियर द पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन देन कार्बन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड सब में बराबर है, तो बॉन्ड की संख्या तो काउंट करेंगे, सब में बॉन्ड इक्वल ही आएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो सब में 11 बॉन्ड्स हैं शायद। इनमें आप बॉन्ड को काउंट कर लेंगे तो नंबर बॉन्ड आर द आइडेंटिकल इन द ऑल केसेस, ओनली द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जैसे पहले केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि दूसरे केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और तीसरे केस में नाइट्रोजन पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज पी देन क्यू, पी क्यू नहीं सॉरी देन आर फिर क्यू, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्योंकि पी के केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्यू के केस में नाइट्रोजन पे है, जबकि क्यू नहीं आर के केस में नाइट्रोजन है, जबकि क्यू के केस में ऑक्सीजन पे है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो पी आर और क्यू होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग किया गया। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चंस। कुछ डेटा आपको दिया है कि इसके आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या देना है आपको? कैलकुलेट करना है रेजोनेंस एनर्जी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था, जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आप? जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें ऐसा डेटा नहीं दिया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में, जो हाइड्रोजनेशन करने में इतनी इंथैल्पी रिलीज हो रही है। तो एंथ्रासीन में इसने सारे डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट किया, तो इतनी एनर्जी, मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको इतना मिला। ठीक, और हम कैलकुलेट करते, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते, तो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें हम काउंट करेंगे कितने डबल बॉन्ड्स हैं एंथ्रासीन में। तो एंथ्रासीन में डबल बॉन्ड का संख्या हम पहले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू भाई 1, एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? 28.6। ये आपका हो जाएगा इस केस में। माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएंगी। ऑब्टेन्ड वैल्यू इज समथिंग 4, यहाँ पे आ जाएंगे 2 समथिंग x मान लीजिए वैल्यू आता है। तो इस तरीके इसका आप यहाँ से वैल्यू जो दिया है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है? 116.2 माइनस जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 80 आ जाएगा शायद, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसका 7 टाइम करेंगे, क्योंकि 7 डबल बॉन्ड होंगे इसमें, जबकि एक्सपेरिमेंट इतना दे रहा है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 80 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी। यही इस मॉलिक्यूल्स का एंथ्रासीन का जो हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IIT JAM 2014 में भी क्वेश्चन आया था। वो क्या था क्वेश्चन? द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ डाईपोल मोमेंट इन द पायरल एंड पीरिडिन। तो डाईपोल मोमेंट का करेक्ट हमें ओरिएंटेशन बताना है। तो चलिए पायरल्स में हम देखेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे प्लस है, इस तरफ माइनस। और इंडक्टिव इफेक्ट से कहेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि हमेशा डाईपोल मोमेंट का हम जो डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री में दिखाते हैं वो पॉजिटिव से किस तरफ दिखाते हैं? नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे इसका डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? रेजोनेंस से कहेंगे तो ऊपर है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट से कहेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा? नीचे आएगा। बट वी नो डैट द रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, तो डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये करेक्ट है। इसमें हम बात करेंगे तो रेजोनेंस, देखो इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, सो
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टूवर्ड द नाइट्रोजन। नाउ वी डिस्कस द रेजोनेंस। अगर मैं रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे कहूँगा इसका पोलैरिटी किस डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का ब्रेक होगा इस तरीके, नाइट्रोजन पे माइनस, इस पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस इस तरीके आएगा, तो प्लस से माइनस, हाँ नीचे की तरफ रहेगा रेजोनेंस का भी। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है कि पायरॉल का ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन होगा, जबकि पेरिडीन का नीचे की तरफ होगा। इसमें पायराल को तो करेक्ट है, लेकिन पेरिडीन का नीचे ऊपर की तरफ नहीं होगा, पेरिडीन के केस में नीचे होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन में पेरिडीन को ऊपर दिखा, ये गलत है, जबकि यहाँ पे पायराल को भी क्या दिखा दिया, ऊपर, जबकि पायराल का नीचे होगा, सॉरी पैरल का ऊपर होगा, जबकि यहाँ नीचे दिखाया है। यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट इन्हांस कर जाएगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस एक दूसरे का अपोजिट है तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा, पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका हमेशा रेजोनेंस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देख लीजिएगा कि डायरेक्शन किस दिशा में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्टेबल। तो इसमें लिस्ट स्टेबल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट स्टेबल के केस में हम रूल को अप्लाई करेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन लिस्ट स्टेबल। अगर मैं सी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर आ गए हैं, और जिससे सिस्टम में हाईली एनर्जी होगा, इसलिए ये लिस्ट स्टेबल है, जबकि बाकी सब स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लाइक चार्ज आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दीज आर द हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये IIT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। एमंग द फॉलोइंग, आपको इस कमेंट बॉक्स में इसका ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग द लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में दो सेम चार्ज एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं, इस कारण ये लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। इसका भी आप कमेंट बॉक्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे। ए तो लिस्ट स्टेबल होगा, बाकी बी, सी और डी के बाद बताना है कि आपको क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर IIT 1988 में पूछा गया था, द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी रिटेन एज। अब पोलराइजेशन डायरेक्शन प्लस और माइनस का क्या होगा, तो रेजोनेंस से पोलराइजेशन भी अफेक्टेड होता है। यहाँ पे हम कहेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इस केस में यहाँ प्लस आना चाहिए डेल्टा, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, जबकि यहाँ पे डेल्टा माइनस दिया, यहाँ पे डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल करेगा, जिसके कारण यह डबल बॉन्ड जो होगा वह शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, और ऑक्सीजन क्या आना चाहिए, डेल्टा माइनस चार्ज, कि ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये गलत है आपका। इस केस में भी वही केस आ गया, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये इस तरीके ब्रेक करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। इस केस में भाई ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। हाँ, इस केस में यहाँ पे ये मूवमेंट होगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो डेल्टा प्लस, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा मूव कर रहा है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये करेक्ट पोलराइजेशन का ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था डी है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा। IIT 1999 में पूछा गया था, द मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड्स इज। अनलाइक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए था, वो वाला आपको बताना है। तो इस केस में हम देखेंगे, देखिए इस केस में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो गई है। ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में S और P ऑर्बिटल्स ही है, 2s और 2p ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो नहीं करता, जबकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कर दिया है। तो ये अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब ऑप्शन में नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, 1 या 4 या 3 है, 1 2 3 है, जबकि इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। इस स्ट्रक्चर में ही नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कर दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
आप इस सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका क्वेश्चंस का फिर एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका करूँगा, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसके साथ साथ आज रेजोनेंस के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिया। एप्लीकेशंस कुछ रह गए थे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसका रेजोनेंस एनर्जी और उसके कुछ एप्लीकेशन का डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टाइप ऑफ रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, ये हमारे जनरली रिएक्शंस में ओरिएंटेशन को अफेक्टेड करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लस आर माइनस आर इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, किसका कम होगा और क्या उसकी स्टेबिलिटी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।